ध्यान दीजिए आप सभी लोग। एक्चुअली जो है कि कल क्या मोबाइल में कर रहे हैं आप? कल हम लोग परिवहन, संचार और बस्तियां, मकान में से केवल हम लोग बस्तियां पढ़ पाए थे, जिसमें मानव के प्रारंभिक जीवन से शुरू हुई घर मकान और आज आधुनिक तरीके तक पहुंचने का जो परिवेश है, इसमें लंबा सफर तय किया है इंसान ने। बस्तियां पहले नदियों के किनारे, जलाशय के किनारे बनाए जाते थे। बस्तियां बसाने के संदर्भ में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता था, जहां जल की उपलब्धता हो, अनुकूल जलवायु हो, पर्याप्त मात्रा में मैदानी भूभाग हो, उपजाऊ भूभाग हो। इस प्रकार के साधनों को ध्यान रखा जाता था, तब जाकर कहीं बस्तियां बसाई जाती थी। आधुनिक परिवेश जब आया तो गांव से निकलकर लोग सड़क शहर में प्रवेश किए। बड़े बड़े नगर विकसित हुए। नगरों में बहुत तरह की खामियां उत्पन्न हुई। नगर पॉल्यूटेड हो गया। परिवहन से जाम ही जाम हो गया। लोगों का शहर में रहना बहुत मुश्किल होने लगा। फिर भी शहर में पलायन बढ़ने लगा। इसके पीछे भी कुछ कारण रहे। कारण ये रहे कि शहर में लोगों को अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज मिलने लगे। शहरों में लोग अच्छे मॉल, अच्छा व्यापारिक हब प्राप्त करने लगे। शहरों में लोग रोजगार प्राप्त करने लगे। शहरों में हेल्थ सुविधाएं लोगों को अच्छी मिलने लगी। इसके वजह से किसी भी तरह से लोग गांव छोड़कर शहर में आना चाहते हैं, चाहे लोग मलिन ही बस्ती में रहकर जीवन यापन करना पसंद करें, लेकिन नौकरी चाकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए लोग गांव छोड़कर और पलायन कर गए शहर की तरफ। अब दूसरा, आज एनसीईआरटी की क्लास में आज का जो सेशन है वो परिवहन को लेकर है। दूर दूर आप लोग बैठे हैं, जिस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है आप लोग आज विरलता को ध्यान में रखते हुए सब लोग 2-2, 3-3 फीट की या मीटर की दूरी बैठे हुए हैं। जैसे कोविड में बड़ा हम लोग सुनते थे, 2 गज दूरी है, अब मास्क है जरूर। आज लग रहा है कुछ उसी प्रकार का नज़ारा क्लास में देखने को मिल रहा है। देखिए, उनको पता है मास्क है जरूरी। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज परिवहन को पढ़ेंगे, ठीक है। और परिवहन एक इंपॉर्टेंट जीवन का हिस्सा है, क्योंकि जीवन को गति देने में सबसे ज्यादा रोल निभाया है तो परिवहन ने निभाया है। जब से परिवहन हमारे जीवन में साथ साथ चलने लगा, तब से हमारा जीवन नए रूप में संवरने लगा, विकसित होने लगा, गतिशील होने लगा। इस प्रकार के सभी प्रकार के बदलाव सिर्फ और सिर्फ परिवहन के तेज विकास की वजह से हुआ। सामान्य तौर पर धरती पर या किसी भी देश में 4 प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं। एक सड़क परिवहन, जो सड़क के मार्ग से यातायात किया जाता है, सामानों की ढुलाई होती है या आने जाने का काम होता है। दूसरा, रेल परिवहन, जो आधुनिक देश है, उन्नतशील देश हैं, उस हर देश में आज रेलवे का एक यातायात शुरू हुआ है। रेलवे परिवहन प्रारंभ है। भारत में 1853 से यह काम लगातार चला आ रहा है और आज तो भारत की रेलवे भारतीय परिवहन की रीढ़ बन चुकी है। चाहे खूब ज्यादा सामानों का
परिवहन हो, भारी मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना हो, या बहुत सारे संदेशों को हम लोग रेलवे के माध्यम से भी पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें रेलवे पोस्ट ऑफिस काम आता है, जिसमें रेलवे लगेज विभाग काम आता है, जिसमें रेलवे का सूचना टेक्नोलॉजी काम आती है। और ये हम भारत बहुत गति पाया है रेलवे से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय रेलवे दुनिया की रेलवे जो प्रणाली है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। भारत गरीबों से लेकर भारतीय रेलवे गरीबों से लेकर अमीरों की एक सबसे बड़ी चॉइस परिवहन है, चॉइसेबल परिवहन है, जहां गरीब भी कम किराए से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है और अमीर भी एसी फर्स्ट जैसी अच्छी क्लास की बोगियों और सीटों पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। उसके बाद जल परिवहन तीसरा बड़ा परिवहन है। किसी भी देश के लिए जल परिवहन एक अच्छा परिवहन माना जाता है, खासकर उस देश में जिस देश में नदियों की जाल बिछी हुई है, वह देश जल परिवहन को लेकर काफी अच्छा देश माना जाता है। जापान से लेकर इंडोनेशिया तक, जर्मनी से लेकर छोटे बड़े मालदीव जैसे देशों में जल परिवहन बहुत विकसित परिवहन है। हालांकि भारत नदियों का देश कहा जाता है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। इस देश में 4000 से अधिक नदियां बहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नदी जोड़ो कार्यक्रम को अभी मजबूती से लागू नहीं कर पाए हैं और एक नदी से होकर दूसरी नदी में प्रवेश करना परिवहन के माध्यम से अभी सुलभ नहीं हो पाया है। अगर भारत की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाता तो शायद हमारे देश में जल परिवहन सबसे बेहतर, सबसे सुलभ और सबसे सस्ता परिवहन बन जाता, सबसे स्वच्छ परिवहन न रहता वो। लेकिन ऐसा भारत में भी नहीं हो पाया है। जल परिवहन भारत की बहुत न्यूनतम और बहुत छोटी हिस्सेदारी है। तीसरी परिवहन, जल परिवहन के बाद चौथी जो परिवहन है किसी भी देश के लिए, वायु परिवहन। हवाओं में हवाई जहाज माध्यम से लोगों को ले जाना, सामानों को ढोना, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, अर्थात सैनिक और असैनिक क्षेत्र में भी वायु परिवहन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। और इस प्रकार का परिवहन किसी भी देश में एक सामान्य परिवहन मानी जाती है, जबकि आज के जमाने में आधुनिक परिवहन के तौर पर बहुत तेज और बहुत उन्नतशील परिवहन विकसित हो चुके हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप ट्रेन, उसके बाद कैप्सूल परिवहन, बहुत सारे परिवहन, यहां तक कि अंतरिक्ष यान से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए विचार हो रहा है। कैप्सूल परिवहन बहुत तेज गति का परिवहन होता है। एक कैप्सूल एक कमरे के रूप में बनाया जाता है, उसमें 12 लोग 15 लोग बैठते हैं और मैग्नेटिक खंभे लगाए जाते हैं 2-2 3-3 किलोमीटर पर। एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में उसका मैग्नेटिक काम करता है और वो तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा भी रहती है। हाँ हाँ भाई, हाँ, वो भी एक प्रकार का परिवहन ही है, लेकिन उससे ज्यादा हाईटेक है ये। उसमें तार नहीं होता है कैप्सूल वाले में, बस मैग्नेटिक वर्क करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खंभे 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पर धंसाए जाते हैं और उसी खंभे से एक खंभे से दूसरे खंभे के संकेत से वो आगे बढ़ता है। स्पीड बहुत ऊंची होती है। ये भी एक प्रकार का परिवहन है। तो परिवहन के तो बहुत सारे साधन आ गए हैं। धीरे धीरे और साधन, अभी छोटे शहरों में मेट्रो चल रही है। उसके बाद भी बहुत सारे ट्रेन, अलग अलग प्रकार का नैनो ट्रेन चल रही है, मोनो ट्रेन चल रही है, रैपिड ट्रेन चल रही है। बहुत प्रकार के ऐसी ट्रेनें हमारे वहाँ स्टार्ट हुआ। अभी भारत की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे देशों में और आधुनिक प्रकार की बहुत सारे परिवहन हैं जो चल रहे हैं। इस प्रकार के परिवहन भी चल रही है।
अब तो पानी में, झील में, नदी में उतरने वाली छोटी छोटी जहाजें भी आ गई हैं, जिन्हें एयरशिप के माध्यम से, मतलब हवा उड़ कर जा रही है, नदी में उतर रही है, उसके लिए एयरपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है स्थल पे, जैसे रामगढ़ ताल में उतारने की बात हो रही है। रामगढ़ ताल आने वाले दिनों में जहाजें उतरेंगी यहाँ, रामगढ़ ताल से बखिरा झील में उतरेगी, बखिरा झील से सरजू नदी में उतरेगी, सरजू नदी से गंगा नदी में उतरेगी। अब आराम से लोग यहाँ जाएंगे, टिकट कटाएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे जहाँ जाना होगा, जिस शहर में जाना होगा। या तो उसे नदी में उतारेंगे, या अपने यहाँ अहमदाबाद में शुरू भी हो गया है वो चीज़। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लोगों को और जल्दी जाने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, पानी में उतरती है जहाज, वो पानी से ही लैंड करती है, पानी में ही टेकअप होती है, उसकी लैंडिंग और टेकअप दोनों पानी से ही होता है। तो परिवहन के तो बहुत नए नए आयाम विकसित होते जा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग परिवहन के बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। जब पुराना समय था जिसमें परिवहन की सुविधा विकसित नहीं थी, लोग पैदल चला करते थे, उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना बहुत ही दुर्भर था और बहुत ही अधिक समय बर्बादी था, समय की बर्बादी थी उसमें। उस समय के लोग पैदल चलते थे, अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। कभी कभी कुछ लगेज तो अपने साथ लेकर चल देते थे, लेकिन भारी लगेज हुआ करता था तो पशुओं पर रख देते थे, जिसमें से गधा हो गया, खच्चर हो गया, कभी कभी भैंस का भी उपयोग लोग करते थे, कभी कभी भैंस के ऊपर सामान रखते थे, कभी कभी भैंस के ऊपर खुद बैठ कर चलते थे। अपने गांव में देखा होगा, बहुत लोग भैंस पर बैठ कर चलते हुए दिखाने का प्रयास करते हैं। आराम से भैंस भी चलती है, वो भी चलते हैं। आप लोगों में से कोई नहीं भैंस पर चला है कभी बैठकर? अच्छा अंदाजा रहता होगा नहीं भैंस पर बैठ के चलना। हो सकता है कि आज भी गांव में लोग इस तरह से चलते हो। पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जब से पहिया की खोज हुई तब से तो परिवहन दिन दुगुना चार रात चौगुना बढ़ने लगा। पहिया ने दुनिया के लोगों की गति को और बढ़ा दिया, ठीक है, और परिवहन में बहुत तेज बदलाव आया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया। पहिया आया तो ठेला गाड़ी, एका गाड़ी, टायर गाड़ी, इस प्रकार के पुराने पद्धति में रहे, उससे आधुनिक में आया तो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर भी आने लगे पहिया के आने के साथ। उससे आधुनिक हुआ तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ, जिसमें बस आने लगा, ट्रेन आने लगी, उससे भी विकसित हुआ तो जहाज़ें भी बहुत हद तक उतरने और चढ़ने के उपयोग में पहिया का उसका काम आने लगा। इस प्रकार के पहिया ने लोगों को क्या कर दिया? गतिशील कर दिया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। कुछ देश में ऐसा है, देखिए आपके देश में आपके राष्ट्रपति के पास एक बग्घी है, बग्घी जो घोड़े से चलती है, और अंग्रेजों के जमाने की बग्घी है, जब भारत का गवर्नर जनरल उससे आता था। और उस समय की बेहतरीन बग्घी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें 7 घोड़े लगते हैं और बग्घी को खींचा जाता है। एक विहंगम दृश्य होता है जब हमारे देश की राष्ट्रपति भवन से निकलती हैं और बग्घी पर बैठकर निकलती हैं। हालांकि उस प्रकार के गांव में चलने वाली चीजों को एक्का गाड़ी कहते हैं, जिसमें सिर्फ अकेला घोड़ा लगा रहता है, कभी कभी 2 घोड़े लगे रहते होंगे। उस पर आप लोगों ने बैठा है कभी एक्का गाड़ी पर?
इक्का गाड़ी भी बैठी। हाँ, गांव में ही। हाँ, अच्छा अच्छा, बरेली वगैरह चलता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश खूब चलता है। कलकत्ता में आज भी, कोलकाता में आज भी बग्घी एका गाड़ी चलती हुई देख सकते हैं। कोलकाता में तो लोग आप एक एक्का टाइप का बना दिए रहते हैं, लेकिन उसमें घोड़ा नहीं खींचता है, वो आदमी खींचते हैं। मतलब उसके पूरे उस पे अपने इस पे रख लेते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं और आदमी बैठा रहता है उसके गाड़ी में। कोलकाता में बहुत मतलब दयालु वाली बात है, कोई देखेगा तो बड़ा उसको दया लगेगा, लेकिन वो उन लोग की जीवन शैली है। कुछ लोग वो मजा लेने के लिए बैठते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। वो सब सोचिए, दौड़ते 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 एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के परिवहन भी भारत में भी देखने को मिलते हैं। एक कह रहा है, आप बर्फ से बने आवास कहां पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? कोई किसी के पास आंसर है? कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। अच्छा अच्छा, कनाडा। ओके ओके ओके, मुझे कर्नाटक कह रहे हैं। कर्नाटक में कौन सा बर्फ आ गया दादा? कनाडा रसिया के ऊपर जहां बर्फ से हमेशा ढका रहता है जो क्षेत्रफल, उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं ज्यादातर, वहां इग्लू नामक एक आवास बनाए जाते हैं। जनजातियां जो अपने बर्फ से आवास बनाती है, ये आवास का मुंह जो है बहुत छोटा होता है, इसी में घुसकर अंदर वो रहते हैं, जिससे उनको हल्का हल्का गर्म महसूस होता है। हाँ बताइए। एक्चुअली बर्फ, हाँ, बर्फ जमने के कई रीजन है। एक रीजन ये है कि धरती पर जो बिल्कुल तापहीन क्षेत्र है, यानी वर्ष भर ठंडा प्रदेश, वहां बर्फ जमेंगे और जमे रहते हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। और दूसरा स्थान धरती का वो है जो धरती के सतह से काफी ऊंचा है, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में है, वहां भी बर्फ जमा रहेगा। मतलब कि इक्वेटर लाइन को आप लोगों ने देखा होगा, क्या बताया जाता है इसके बारे में? बहुत गर्म क्षेत्र है, ये बताया जाता है ना, जहां बर्फ भर क्या पड़ती है। लेकिन उसी इक्वेटर लाइन में, लाइन के ऊपर आपको 9000 मीटर ऊपर ऊपर उठा दिया जाए, उसी जगह पे, ठीक उसके ऊपर, तो आप ठंडा से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे। कहेंगे कि हमको तो भेज दिए, अब रजाई भेज दीजिए। आप कोशिश करके डबल रजाई भेज दीजिए, एक रजाई से काम नहीं चलेगा। तो उस केसेस में उसी स्थान पर जमीन पर गर्मी और ऊपर ठंडी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक जगह ऊंचाई पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर, 165 मीटर, 165 मीटर, 165 मीटर करते हुए ऊपर जब पहुंचेंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इस दौरान आपको ठंडा लगेगा। किसी भी धरती के स्थान पर बर्फ जमने के केवल ऊंचाई कारण नहीं है, बल्कि धरती का कुछ ऐसा स्थान भी है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां ताप नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से भी वहां ठंडी बनी रहती है। ऐसा संभावना धरती पर ज्यादातर नॉर्थ और साउथ पोल पे ही देखने को मिलती है। या जलवायु की वजह से जहां लगातार ठंडी पड़ती है, वहां भी इस स्थान को, इस तरह की चीजों को देख सकते हैं। तो ये मुख्य कारण है बर्फ जमने के। अब देख लेंगे, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में परिवहन के लिए, सामान ढोने के लिए किस प्रकार के जानवर का उपयोग किया जाता है? गधा का उपयोग किया जाता है, खच्चर का उपयोग किया जाता है,
बैल का उपयोग किया जाता है। हाँ बोलिए। क्या? नहीं नहीं, गधा खच्चर एक ही नहीं है। खच्चर खच्चर है, गधा गधा है। देखिए क्या दोनों को? हाँ तो देखिए, तो बहुत बहुत ध्यान से नहीं देखी आप। अगर ध्यान से देखी होती तो आपको लगता कि हाँ दोनों में फर्क है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? काहे? गधा अभी उस दिन पढ़ाए थे हम कि जंगली गधा कच्छ के रण में बहुत भयंकर भयंकर मिलते हैं सब। हाँ कभी जाइएगा तो मैं कह रहा हूँ, अभी मत परेशान होइए। हाँ तो जाने वाली हैं दिल्ली ना, तो उधर जाइएगा तो मिल लीजिएगा, क्या करना है। अच्छा, खाली जगह पे गधा मिलेंगे सब? हो सकता है। अब देखेंगे, ऊंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ऊंट, रेगिस्तान का जहाज। बैल को भी लोग कभी कभी सामान को ढोने के रूप में उपयोग में लाते हैं, हालांकि अपने तरफ कम, लेकिन बाकी कई क्षेत्रों में बैल का उपयोग लोग सामान ढोने के लिए करते हैं, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। लामा दुनिया के किस क्षेत्र में परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जानवर है? तो किस क्षेत्र में? एंडीज पर्वत में। अफ्रीका लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत, ये कैसे लिख दिया? दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। हाँ, और तिब्बत के याक, याक वही भालू वाला पूरा रूप, पूरा बाल उसके शरीर पर रहता है, बहुत मतलब एक तरह से केवल बर्फीले क्षेत्रों में वो पाए भी जाते हैं। उन्हें भी लोग परिवहन ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। जब प्राचीन समय था, जब भारत का व्यापार दुनिया भर में उन्नतशील व्यापार थी, तो दुनिया भर के व्यापारियों को भारत आने में महीनों लग जाता था, और भारत के व्यापारियों को भी दुनिया भर में सामानों को बेचने में, पहुंचने में महीनों लग जाता था। ये भारत के साथ हमेशा से देखा गया है, क्योंकि भारत की जीडीपी वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन जीडीपी थी। जब भारत प्राचीन अवस्था में, प्राचीन अवस्था छोड़ दिए, 300 वर्ष पहले भारत की जीडीपी वर्ल्ड की नंबर 1 जीडीपी थी। कुल जीडीपी का 36% की हिस्सेदारी केवल भारत की हुआ करती थी, 34 से 36%। आप समझ सकते हैं कि भारत उस समय कितना महान भारत था, कितनी अमीर भारत था, कितना संपन्न भारत था। उसी समय के भारत को हम लोग क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। आज पता नहीं कौन सी चिड़िया बन गई है, काठ की चिड़िया बन गई होगी, लेकिन उस समय सोने की चिड़िया थी। इतना संपन्न भारत था। अब देखेंगे, समुद्री मार्ग से या स्थलीय, वे लोग समुद्री मार्ग से या तो आते थे या तो स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, मतलब और गतिशील बना दिया। हवाई यात्रा ने, जब से हवाई यात्रा का उदय हुआ, जहाज किसने बनाया? जहाज किसने बनाया था? अमेरिका के राइट बंधुओं ने बनाया था। जहाज का निर्माण अमेरिका का राइट बंधुओं ने किया था। पक्षी को देखकर जहाज का निर्माण किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि जहाज के निर्माण को करते समय वो लोग भारत के पुष्पक विमान का भी ज्ञान अर्जित किए थे। जब उनको पता चला था कि रामायण में भारत की एक महाकाव्य है जिसमें एक पुष्पक विमान की भी बात सामने आती है, जो मन से या हवाओं से चलती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने कल्पना किया था कि क्या हमारे पास भी इस युग में कोई ऐसी सुविधा हो सकती है जब हमारा कोई मशीनी यंत्र हवाओं में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा। कठिन मेहनत के बाद, कठिन परिश्रम के बाद उन बंधुओं ने मिलकर जहाज का निर्माण कराया था, और आज गली गली में क्या हो रही है? हवाई यात्रा संपन्न हो रही है।
आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। भारत से यूरोप, क्यों? भारत से यूरोप, मेरी यूरोप यात्रा। यूरोप एक बहुत ही व्यवस्थित महाद्वीप है, बहुत व्यवस्थित महाद्वीप है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं बहुत विकसित हो चुकी हैं। वहाँ पर्यटन भी खूब बढ़िया है, वहाँ के कल्चर भी बहुत जबरदस्त है, वहाँ की आधुनिकता में बहुत ही सौम्यता दिखती है, वहाँ के लोग भी लगभग अच्छे हैं, क्राइम भी बहुत वहाँ कम है और उन्नत प्रवृत्ति की विचार वहाँ खूब है। अब यूरोप तक जाना क्या हो गया है, 6 से 8 घंटा सिर्फ लगता है, और एक जमाना था कि भारत से मध्य एशिया यूरोप पहुंचना कई महीनों का खेल हुआ करता था। परिवहन ने इस चीज को सुलभ कर दिया है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय समय पर ऊर्जा की बचत करते हैं। समय और ऊर्जा की, नए नए परिवहन समय को बचाते हैं और ऊर्जा को भी बचाते हैं। जैसे आप देखे होंगे इस समय चल रही है ट्रेन वंदे भारत, जगह जगह उसकी स्पीड 140-160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। पहले हमारी ट्रेनें 70, 60, 80 की स्पीड में चलती थी, अभी भी चलती है। कौन? अरे वो कभी कभी चलती होगी, नहीं वो नहीं, डेली चलती है वो, लेकिन कभी कभी उस स्पीड को पकड़ पाती होगी 110, 120। उसी को ध्यान में रखते हुए एक साउंडलेस ट्रेन और कंप्लीटली एसी और आरामदेह ट्रेन का निर्माण किया गया, जिसे हम ट्रेन 18 कहते थे। और 2018 में प्रारंभ इस ट्रेन 18 का प्रारंभ बनारस से हुआ था। बनारस से दिल्ली की पहली यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके साथ आज भारत के कई शहरों में इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। गोरखपुर से भी अयोध्या, गोरखपुर से बरौनी की तरफ, बिहार की तरफ कुछ ट्रेन चल रही है, और हर लगभग बड़े शहरों में इस ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। वह ट्रेन थोड़ी सी फास्ट है, आरामदेह है, आसान है और सुविधा युक्त है। इस नाते उस ट्रेन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि उस ट्रेन की किराया बाकी ट्रेनों से ज़्यादा है। भाई सुविधा लेंगे तो पैसा देंगे, इस दुनिया की रीति है। आप अच्छी 5 स्टार होटल में चले जाइए, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीजिए तो आपका चार्ज होता है 200 रुपया। एक कॉफ़ी पीजिए तो आपका चार्ज होता है 400 रुपया। एक कॉफ़ी आप छोटी सी रेस्टोरेंट या छोटी सी ठेले पर पी लीजिए तो 20 रुपया मिल जाता है, 25 रुपया मिल जाता है। जगह जगह की बात है, क्यों? कीमत तो स्थान का होता है, बाकी तो कॉफ़ी कॉफ़ी होती है। तो कहीं ना कहीं अब हम मानवीय पर्यावरण, बस्तियां और परिवहन संचार नेक्स्ट होगा। अब देख लीजिए, भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, खूब भारत में एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी की एक ड्रीम परियोजना थी, जो 1998 में प्रारंभ हुई थी और लगातार ये बनती रही। आज हमारे बीच में लखनऊ, हमारे 4 बड़े महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बंबई को एक ही रूट से जोड़ने का काम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत होती है। भारत के लिए उस समय की दिनों में इतनी चौड़ी सड़कें एक सपना था, जिसको किसी तरह से साकार किया गया। उसके बाद तो फिर भारत में सड़कों की जाल बिछना शुरू हो गई और लंबी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने लगे। चौड़ी चौड़ी 8-8 लेन, 12-12 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने लगे। प्रदेश सरकार भी अपने सड़कों को चौड़ी करने लगी और राज्य सड़कें जो काफ़ी
आधुनिक होने लगी। उसके साथ लंबी लंबी एक्सप्रेसवे और आधुनिक तरीके की सड़कें जो तेज गति से चलने का अवसर देती हैं, उसका भी निर्माण होने लगा। जैसे गोरखपुर में एक आपको अवसर मिला है, नई एक्सप्रेसवे गोरखपुर को मिली है, और वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जब लखनऊ आप 2.5 घंटे की यात्रा मुश्किल से 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। एक ज़माने में लखनऊ जाना 12 घंटा 10 घंटे का सौदा हुआ करता था। पतली पतली तंग गलियों से होकर आप गुजरते थे, लखनऊ किसी तरह से पहुंचते थे। आज 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। उसी से आगे एक और अवसर मिल रहा है गोरखपुर के लिए, जब गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी गई है। अर्थात अब सिल्लीगुड़ी जो बंगाल में है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर्यटन करने के मकसद से आप निकलना चाहेंगे तो गोरखपुर से अपनी गाड़ी में बैठकर और उसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे आप सिल्लीगुड़ी चले जाएंगे, दार्जिलिंग चले जाएंगे, सिक्किम के करीब चले जाएंगे, और एक बेहतर आपको पर्यटन का स्थान सीधे कनेक्ट हो जाएगी गोरखपुर से। ये भी गोरखपुर के एक बहुत बड़ा अवसर है जो गोरखपुर को मिलने जा रही है। ठीक है, तो इस नाते बहुत सारे ऐसे सड़कों का भारत में निर्माण शुरू हो गया है और लगातार चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, जैसा कि आप सबको पता होगा, इतनी लंबी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, उसका भी निर्माण तेज गति से चल रहा है, जल्दी उसका निर्माण पूरा होगा। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया, दुनिया की सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, जो 8 लेन की एक्सप्रेसवे होगी। वह बहुत तेज गति देगा आपको आने जाने के लिए, उसका भी निर्माण चल रहा है, जल्दी भी उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेसवे, बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से शुरू हो गया है होना। और आज आप सड़कों पर निकल रहे होंगे, चौड़ी सड़कें देखकर आपका भी मन खुश हो जाता होगा, स्पीड आपको आनंदित करता होगा, और सुरक्षित भी आप रहते होंगे। जब आपकी गाड़ी 100 से ऊपर चलती होगी तो भी आपको एहसास नहीं होता होगा कि कोई खतरा है या फिर कोई समस्या है। समय की अच्छी बचत और आनंदित सफ़र, और फ्यूल भी कम लगेगा, खर्चे भी आपके कम बचेंगे, मतलब कम रहेंगे। अब देखेंगे सड़क मार्ग के बारे में थोड़ी। परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब सड़क मार्ग देख लीजिए। ये सभी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी में एक परिवहन नाम से अलग से चैप्टर होता है, जिसमें इसको डिटेल फॉर्म में आपको पढ़ने का अवसर मिलता है कि हम परिवहन में रेलवे का परिवहन, उसको डिटेल फॉर्म में कैसे जान सकें, हम वायु परिवहन को कैसे ठीक से समझ पाएं, हम जल परिवहन को कैसे जान पाएं। सड़क परिवहन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर क्वेश्चन खूब बना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर क्वेश्चन खूब बना है, भारत माला पर क्वेश्चन खूब बढ़िया से बना है, सागर माला पे खूब इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे जो लगातार उद्घाटित हो रहे हैं उन पर भी प्रश्न खूब बनाए जा रहे हैं। इस तरह से सड़कों पर भी खूब ज्यादा प्रश्न बनते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी में से सड़क मार्ग एक है जो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। कम दूरी के लिए लोग ज्यादातर उपयोग किसका करते हैं? सड़क का उपयोग करते हैं। ज्यादा दूरी के लिए ट्रेन का करते हैं। जैसे बंबई जाना हो तो आप सड़कों के माध्यम से जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। दुबई जाना हो तो ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, जहाज पकड़ेंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से छोटी दूरी की यात्रा आप सड़कों के माध्यम से करते हैं, और बड़ी दूरी की यात्रा दूसरे परिवहन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, सड़कें पक्की, कच्ची हो सकती है। सड़क कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मुख्य रूप से, या तो सड़क कच्ची होती है या तो सड़क पक्की होती है। भारत में सबसे अधिक परसेंटेज में पक्की सड़कें किस राज्य के पास है, जिसको 100% पक्की सड़कों का राज्य कहा जाता है? केरल राज्य में। केरल राज्य भारत का सर्वाधिक पक्की सड़कों का राज्य है, जबकि सबसे कच्ची सड़कें भारत में किस राज्य के पास है? उड़ीसा राज्य के पास है। उड़ीसा राज्य के पास सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें आज भी हैं। हालांकि ये दोनों राज्य एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे ही राज्य हैं, उड़ीसा थोड़ी सी बड़े राज्य है, लेकिन उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें और केरल के पास सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। तो सड़क 2 प्रकार की हो सकती है, कच्ची और पक्की। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। निश्चित तौर पर आसानी से सड़कें कहाँ बनाई जा सकती है? मैदानी क्षेत्रों में बनाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जा सकती है? नहीं। तो ज्यादा जाल सड़कों का देखने को मिलता है मैदानी क्षेत्रों में। वही बात बता रहा है। मरुस्थलों, वनों, ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं। मरुस्थल में भी आपके देश का NH-15 है जो भारत में बनी है,
और बिल्कुल मरुस्थलीय क्षेत्रों से वो निकाली गई है। NH-15 जो गुजरात से होकर और पंजाब के लुधियाना तक पहुंचती है और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ जैसे रेगिस्तानी इलाकों से होकर उस सड़क का निर्माण किया गया है NH-15। और बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से सटी सटी वो सड़क चलती है और उसका उपयोग भारत के सैनिक और गैर सैनिक क्षेत्रों के लोग किया करते हैं। पर्वतों पे भी कम बनती है क्योंकि सड़क बनाना आसान नहीं होता, बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, बड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है और हमेशा भूस्खलन की वजह से सड़कें टूटती रहती हैं, इसलिए भी पर्वतों पर सड़क बनाना आसान नहीं होता है। वनों में भी आसान नहीं होता क्योंकि भारी वनों को काटना पड़ता है, लगातार वनों की कटाई होती है। उसके बाद अगर सड़क किसी तरह बना भी दिए तो बरसात के दिनों में, आंधियों के दिनों में लगातार सड़कें पर वन या पेड़ गिरते रहते हैं, वो खतरा का सौदा रहता है, इसलिए भी जंगली क्षेत्रों में भी सड़क बनाना आसान नहीं होता है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हिमाचल प्रदेश से लेकर और कश्मीर तक मनाली लेह जो मार्ग है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई मार्ग है। सबसे ऊंचाई पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग बनी हुई यह मार्ग है, जो भारत की सबसे ऊंची ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची मार्गों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया के कई देशों ने मार्ग नहीं बनाया है, भारत जैसा देश इस तरह की ऊंचाई पर भी मार्ग का निर्माण किया है। तो ये भारत की सबसे ऊंची मार्ग है लेह मनाली मार्ग। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक के भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उपस्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भूमिगत मार्ग भी कहीं कहीं बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, सुरंग के अंदर मार्ग। एक्चुअली पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ना आसान नहीं होता है, इसलिए लोग पहाड़ों को काटकर अंदर से सड़क निकाल देते हैं। अब तो आधुनिक प्रकार के सुरंग बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाइट लगी हुई रहती है रात भर दिन भर, क्योंकि दिन में भी सुरंग के अंदर रात के बराबर का अंधेरा होता है, तो उसमें लाइट लगी हुई है, उसमें FM चल रहा है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी लगी हुई है, उसमें म्यूजिक बज रहा है और आप फर्स्ट क्लास के आप सामान्य जैसी फीलिंग करते हुए उस सुरंग से निकलते हैं। लेकिन सुरंग से निकलना पहले ज़माने में एक डरावना समय होता था, भय का वातावरण रहता था। लेकिन अब तो इतनी आधुनिक तरीके से सुरंग बनाए जा रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि किसी सुरंग से निकल रहे हैं, लगेगा किसी बढ़िया टेंट हाउस से निकल रहे हैं। खूब शानदार 5 स्टार क्षेत्रों से निकल रहे हैं। इस प्रकार की सजावट अंदर की जा रही है, बहुत आधुनिक हो गया है। फ्लाईओवर कहाँ बनाए जाते हैं? फ्लाईओवर जाम से बचने के लिए बनाए जा सकते हैं। कभी कभी आप किसी स्थान को बचाने के लिए भी फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं। कभी कभी ट्रेनों के संचालन में बाधा न आवे इसके लिए भी फ्लाईओवर बना देते हैं। तो फ्लाईओवर इस जगह इस तरह बनाकर और गतिशील होने का प्रयास किया जा रहा है। उत्थित संरचनाओं का ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब किसी भी संरचना के ऊपर है। उसी तरह पुल, नदियों पर, नालों पर, आप झीलों पर इत्यादि पर कभी कभी पुल बनाकर भी आपको तेज गति देने का काम किया जाता है। अब देख सकते हैं खूबसूरत सी सड़कें। बीच का देखिए, प्लेन कहीं रहनी नहीं चाहिए। प्लेन रहने का मतलब यह होता है कि अगर सड़क बहुत पतली है, 1 लेन की सड़क है, तो 1 लेन की सड़क में बीच में डिवाइडर देने से 2 लेन में बढ़ जाएगी, जगह कम हो जाएगा, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। तो जहां बहुत पतली सड़क रहती है वहां बीच में कोई इस प्रकार की चीजें नहीं दी जाती है। ये संदेश दे रहा है कि सड़क 2 लेन की है। एक जाने वाला रास्ता इधर से लोग जाएंगे और आने वाला इस व्हाइट पट्टी के इधर से आएंगे। ये संकेत दे रहा है। ग्रामीण सड़कों में ये चीज नहीं देखने को मिलती है, केवल ये और ये चीज देखने को मिलती है, बीच में प्लेन रहता है। उसी की बात कर रहे हैं। तो पतली होती है, वो संदेश दे रहा है कि 1 वे सड़क है, मतलब बहुत सावधानी से यहाँ चलना होता है आपको। आने जाने का रास्ता यही है। जब भी कोई गाड़ी आपको नजर आवे तो बहुत सावधानी से आप किनारा करके
हटने का प्रयास कीजिए। इसमें थोड़ी सी टू वे में क्या होता है, बहुत ईजी हो जाती है, चलना एक तरफ से और आना एक तरफ से है। कभी कभी 4 लेन बनता है तो 2 लेन एक तरफ और 2 लेन एक तरफ, अर्थात 4 लेन हो जाती है। इसमें तो किसी तरह से जाते हैं, लेकिन फिर भी ये उस दौरान एक्सीडेंट से बचाने में आपको सहयोग करता है जब ये बार बार इंडिकेट करता है कि आप जिस लेन में चल रहे हैं उसी लेन में चलिए। लेन बदलते ही दूसरा आदमी को बहुत परेशानी होगी और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी आप लेन बदलने का प्रयास कीजिए तो आप अपने शीशे में देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो बचने का प्रयास करेंगे, वरना इंडिकेटर जलाते हुए आप चाहें तो लेन बदल सकते हैं। इसलिए सड़कों को सावधानी पूर्वक चलने के लिए इशारा कर रहा है, ये उसका मतलब होता है स्पेशली। अब ये चमचमाती हुई सड़कें, काश अब कहाँ हैं सड़कें मुझे नहीं मालूम है, अगर जहाँ भी होंगे हम लोग को मन कर रहा है चलने के लिए। लेकिन बेहतरीन, एक तरफ से जंगल झाड़ी, सामने पहाड़, इधर खूब हरियाली और उसी के बीच में एक सुरक्षित सड़क जो आपको दिखाई दे रही है, एक बेहतरीन नज़ारा प्रस्तुत कर रही है और इसे पक्की सड़क के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा है कच्ची सड़क। बेचारा, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, हमारे आप सबके गांव में एक कच्ची सड़क, लोग भी उसी तरह से, और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, बेतरतीब सड़कें, लोग सड़कों किनारे मकान, सड़कों किनारे जो है कि पेड़, बहुत सारे गड्ढे सड़कों में। ये कच्ची सड़कों की सबसे बड़ी समस्या जो गांव में और कच्ची सड़कों के साथ देखने को मिलती है। तो हमारे देश में कच्ची सड़कें अभी भारी मात्रा में हैं जिस पर परिवहन लोग करते हैं, जबकि दुनिया के आधुनिक देशों में और संपन्न देशों में अब कच्ची सड़कें क्या कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं। हर जगह पक्की सड़कों का निर्माण होता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। तिब्बत में है यह स्थान, बहुत ऊंचाई पर रेलवे परिवहन के लिए सुविधा विकसित की गई है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर भी ऊंचा है। चीन कहता है मेरे कब्जे में है, लेकिन एक्चुअली ये तिब्बत में है। और देखिए एक ट्रेन आपको नजर आ रही चलती हुई। आपके देश में भी अभी लद्दाख में ट्रेन नहीं है। लद्दाख में अगर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाए तो कुछ जगहों पे लद्दाख में ट्रेनें 7-7 हजार मीटर की ऊंचाई को चुकी रहेंगी। अब सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। चिनानी न्यासरी रेल ब्रिज बनाने के साथ अब और संभावना बढ़ गया है कि रेलवे से अब लद्दाख तक की, लेह तक की यात्रा को संपन्न कर सके। खर्चीला है, लेकिन सरकार दृढ़ संकल्पित है कि भारत के हर राज्य तक रेलवे की पहुंच होनी चाहिए। देखिए चाइना में लिखा हुआ है चेंगमेंकिंग, जो शायद हम भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक से क्या एकदम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए रेल मार्ग, जो भारत का बहुत उन्नतशील और बहुत प्रगतिशील मार्ग है, परिवहन है। और ये परिवहन भारत के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी एक गौरव है। हालांकि इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। बम्बई यानी महाराष्ट्र में पहली ट्रेन चलाई गई थी, जब ठाणे से लेकर मुंबई तक के बीच में एक ट्रेन चली थी जो 34 किलोमीटर की यात्रा पहली बार प्रारंभ की थी। और उस समय से सफ़र प्रारंभ होकर आज भारत के हर राज्य, हर शहर तक इसकी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। मैं अभी बताया हूं कि भारत तो एकदम सस्ती रेलवे का परिवहन सुविधा है, बहुत सस्ती। मतलब आप 20 रुपये के टिकट, 15 रुपये के टिकट से भी 10, 12, 15 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं आज भी पैसेंजर से। आप अगर कहीं करते होंगे तो आपको पता चलता होगा।
तो एक गरीबों के लिए भी आस है भारतीय रेलवे, और अमीरों की शान भी है भारतीय रेलवे। महाराजा ट्रेन में बैठ जाइए, वंदे भारत ट्रेन में बैठ जाइए, शताब्दी एक्सप्रेस में बढ़ जाइए, राजधानी एक्सप्रेस में बढ़ जाइए, तो ये शान भी है अमीरों के लिए। ठीक है। वाष्प के इंजन की खोज औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन को तीव्र विकास में सहायता प्रदान किया। सबसे पहले ट्रेन चलती थी, कौन सी इंजन से चलती थी? वाष्प इंजन से चलती थी। स्ट्रीम बनाया जाता था, कोयला झोंक झोंक के उसमें बहुत आग लगाई जाती थी उसके इंजन में। उसके बाद उस इंजन का काम शुरू होता था और ट्रेनें चल देती थी। आपने एक फिल्म देखा है ना, कौन सा? गदर। फिल्म की बात आती है तो जरूर कहते हैं कि हाँ सर देखा गया है। जब नहीं आती है तो फिल्में देखती हो क्या जी, घर बैठ के दिन भर? गदर फिल्म में जब ट्रेन को और तेज गति से भगाना हो रहा है तो बेटा बाप माँ सब उसमें कोयला झोंक रहे हैं तेज गति से, और तेज ट्रेन चले। आपने एक सीन देखा होगा, शायद पाकिस्तान से भाग कर आ रहे हैं लोग, उसी दौरान ट्रेन को और गति देने के लिए भारी मात्रा में कोयले झोंकने का काम किया जा रहा है ना? देखें आप लोग? क्यों देखे हैं? उसमें कोयला नहीं झुक रहा है। अब मुझे नहीं मालूम है, 2 नहीं देखे, हम फर्स्ट देखे हैं, फर्स्ट ही मुझे याद आ रहा है। तो उसमें तेज गति से ट्रेन को और स्पीड देने के लिए उस तरह काम किए जा रहे हैं। वो एक सामान्य जानकारी के लिए आप उस फिल्म को देख सकते हैं। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया है। आज ट्रेनें वाष्प इंजन से नहीं चल रही हैं, बहुत कोयला लगता था, बहुत प्रदूषण होता था, इसलिए वाष्प इंजन को हटा दिया गया है। अब उस स्थान को डीजल इंजन या तो स्थान ले लिया है या तो फिर विद्युत इंजन ने स्थान ले लिया। आज इलेक्ट्रिक ट्रेनें बहुत ज्यादा तेज गति से चलती हैं। आपने देखा होगा ट्रेन चलती है तो खूब ज्यादा धुआं निकलता है, बहुत परिवहन का बुरा, पर्यावरण को बहुत बुरा प्रभावित करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है। एक बताओ आप, पूरब से पश्चिम एक ट्रेन जा रही है, किधर जा रही है? एक बहुत तेज चलती हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम तरफ जा रही है। बताओ उसका धुआं किस तरफ निकलेगा? पश्चिम, पश्चिम, यस, पूरब तरफ। किधर जाएगा? आप बताइए, आप बताइए किधर जाएगा? तो पूरब की तरफ। अच्छा, अब किधर जाएगा? अब किधर जाएगा? ओ माय गॉड, अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन की धुआं कहाँ निकलती है? मैंने इलेक्ट्रिक ट्रेन बोला है, आप मेरा वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा। मैं बोला हूं कि पूरब से, नहीं, मैंने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया। मैंने बोला है कि पूरब से पश्चिम बहुत तेज एक ट्रेन जा रही है, यानी पूरब से पश्चिम बहुत तेज एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है। अब बताइए उसका धुआं किधर निकलेगा? अब मैं आपका ध्यान, आप लोगों का जानना चाह रहा था कि आपकी ध्यान किधर है, और हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं एक क्वेश्चन पूछा हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, पूरब से पश्चिम से इसका धुआं किधर निकलता है? सब लोगों ने दिमाग लगाना, ये कह रहे कि निकलता तो पश्चिम से जाएगा पूरब में, कोई कह रहा है पूरब में जाएगा, कोई कह रहा, मतलब थोड़ा सा और ध्यान लगाए होते तो आप लोगों को लगता है कि सर ने इसमें बहुत ट्विस्ट किया था। और अर्थात मीन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन मैंने बोला था, इसमें धुआं निकलने को चांसेस नहीं है। खैर, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा कि मेरे तरफ से गलती नहीं है, मैंने बोला है स्पष्ट तौर पे, और आप लोगों ने सुना ठीक से नहीं है, इसलिए आप देखिएगा। हाँ श्योर। परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रेल चलाई जाती है, इसलिए भी चलाई जाती है क्योंकि वहां रेल की पटरियां बिछाना आसान होता है, और मैदानी क्षेत्रों में लोग भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए लोगों को ढोने, उनके सामान को ढोने के लिए, और एक आसानी से रेलवे का या जो है कि परिवहन तंत्र विकसित कर लिया जाता है मैदानी क्षेत्रों में, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में इसके और उपयोग किए जाते हैं। जाल से बिछी जाती है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। मतलब उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होती है? टेक्नोलॉजी, बहुत हाईली टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत तगड़ी रूप में काम करने वाली मशीनें। जहां 500 लोग काम करेंगे वहां 2 मशीनें काम कर सकती हैं, और जहां लोग नहीं काम कर सकते वहां भी मशीन काम कर सकती है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से पहाड़ी क्षेत्रों में भी ट्रेनों का निर्माण आज क्या हो गया है? संभव हो गया है।
इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल का भी निर्माण करने में सफल हुए हैं, और वह ऊंचाई एफिल टावर से 1.5 गुना तक से अधिक ऊंचाई है। आप इसे समझ सकते हैं, 359 मीटर की ऊंचाई वाली ये पुल कितनी ऊपर दिखती है। ये प्रौद्योगिकी का ही कमाल है, जिसकी वजह से भारत में ऐसा संभावना बन पाई है। लेकिन इसकी संख्या अभी भी क्या है, काफी कम है। पहाड़ों पर ट्रेनों का संचालन अभी भी क्या है, कम है। अधिक खर्चीला रेलवे का निर्माण है पहाड़ों पर, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाते हैं, मतलब जहां 1 साल का काम है वहां 4 साल में पूरा होगा। टेक्नोलॉजी बहुत हैवी किस्म की लगती है, जो बहुत महंगी पड़ती है, और एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों का भी ह्रास करना पड़ता है, अर्थात बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, बड़े बड़े तरीके का भूस्खलन शुरू होती है, और तमाम तरह के खामियां उत्पन्न होती हैं, जिससे निपट कर किसी तरह से उस प्रकार के क्षेत्रों में परिवहन का साधन विकसित हो पाता है, अर्थात ट्रेन परिवहन का विकास हो पाता है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांत विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेलवे की जो जाल है, मतलब रेलवे सिस्टम जो है, वो एशिया की सबसे बड़ी सिस्टम है। आप समझ सकते हैं, एशिया में हमको चुनौती देने वाला देश कौन है, तो चाइना है। चाइना के सिवाय दुनिया, भारत, एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत को चुनौती दे सके। अगर एशिया में हमसे बड़ी जीडीपी वाला कोई देश है तो चाइना है, हमसे बड़ा भूभाग वाला कोई देश है तो चाइना है, हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाला कोई देश है तो चाइना है। बाकी एशिया में, पूरे एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो आज भारत को चुनौती दे सके। उसके बावजूद भी हम आज चाइना से ज्यादा लंबी रेलवे सिस्टम को विकसित कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। सबसे लंबी ना, विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तक चलती है, डिब्रूगढ़ से। रेल मार्ग, तो रेल मार्ग वही डिब्रूगढ़ से लेकर, हालांकि विवेक एक्सप्रेस में बता रहा हूं ना, रेल मार्ग के रूप में भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग, आई थिंक बहुत मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से जो है कि वो जाती है आपकी कन्याकुमारी तक। अब ये वाली तो मैं, मुझे पता है, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेल मार्ग सबसे लंबी कौन है, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर तो है गोरखपुर के बाद आज हुबली की हो गई है, कर्नाटक में चली गई है, लेकिन रेल मार्ग का मतलब रेलवे के बारे में पूछ रहे हैं कि सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। लंबी रूट तो क्लियर नहीं है, या तो हम अनुभव कर रहे हैं कि अगर रेल मार्ग कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल मार्ग सबसे लंबी होगी। आई थिंक मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। देख लीजिए, सर्च करके देखिए। विवेक एक्सप्रेस तो सबसे लंबी रेलवे है, ये तो मैं जानता हूं, जो डिब्रूगढ़ से लेकर और कन्याकुमारी तक चलती है, आप रेल मार्ग के रूप में देख सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है, जो रसिया में चलती है। भारत का पूछ रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब देख लेंगे इसमें ट्रांस साइबेरियन का भी उल्लेख कर रहा है। देखिए, आपके पूछने से क्वेश्चन तुरंत आ गया, देख लीजिए। एक लोग सर्च करें, बाकी लोग देखें। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। देखिए, मैं बोला हूं, सामने हो गया, विश्व में सबसे लंबा है, और ना भारत में भी नहीं है ये। जो पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट तक स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। डिब्रूगढ़ वही तो विवेक एक्सप्रेस वाला है, नहीं बता रहा था, वो मुझे जानकारी है। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी है ना, वही विवेक एक्सप्रेस चलती है उस पर। हाँ, मैं बता ही रहा था उस चीज को। हाँ, ज्यादा लग रहा है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, 73 हो सकता है, 72 हो सकता है, क्यों 76 हो सकता है, इससे ज्यादा कम क्या होगा। बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? वही मैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी बता रहा था। अब देखेंगे, ये आप दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग देख सकते हैं। अब रसिया का जो आपने कभी फिगर देखा होगा, ये आप देख सकते हैं,
सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में बिल्कुल पश्चिम दिशा में स्थित है, जो बिल्कुल यूरोप के पास पास में है। यहां से ये रेलवे इस तरह से चल रही है और व्लादिवोस्टक तक जा रही है, जो बिल्कुल प्रशांत महासागर के तट पर है। 11-12 हजार किलोमीटर से भी लंबी है अब रेल मार्ग है, जो दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग मानी जाती है, ट्रांस साइबेरियन। इतनी लंबी रेल मार्ग का भी निर्माण हुआ है धरती पर। समझ में आया? ये देश इतना बड़ा है, उस देश में इतनी लंबी रेल मार्ग विकसित हो गया है। अपना देश इतना बड़ा नहीं है कि अपने देश में उतनी लंबी रेल मार्ग विकसित हो सकती है। अपने देश से 5-6 गुना ज्यादा बड़ा है रसिया का क्षेत्रफल, इसलिए रसिया ने इतना लंबा रेल मार्ग विकसित भी कर लिया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायु मार्ग। अच्छा, जलवा छूट गया क्या? एक पेज आगे निकल गया हूं क्या मैं? अच्छा, नीचे होगा। हाँ, देख लीजिए। अब जल मार्ग भी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले, जल मार्ग एक अच्छी मार्ग है और सबसे अच्छा इसकी जानते हैं क्या है? पॉल्यूशन फ्री होती है मार्ग, पर्यावरण के लिए बड़ा अनुकूल होती है, सस्ती और सुलभ होती है। कैसे सस्ती सुलभ होगी आप समझ लीजिए। कैसे सस्ती सुलभ होगी इसका अनुमान लगा लीजिए। आप मान लीजिए कि नदी के माध्यम से आपको कोलकाता जाना हो, तो गोरखपुर में राप्ती नदी में आपकी जहाज उतर जाएगी, स्टीमर। आप जाइए यहीं बगल में और उसमें बैठ जाइए। राप्ती नगर नदी से होते हुए आपकी स्टीमर सरजू नदी में प्रवेश कर जाएगी, बड़हलगंज के पास उसमें एंट्री कर जाएगी। वो नदी उधर से आ रही है। अब सरजू नदी में प्रवेश कर गए, सरजू नदी से होते आप गंगा नदी में प्रवेश कर जाएंगे, जौनपुर के समथिंग पास में। और गंगा नदी से होते हुए आप कोलकाता जा सकते हैं इजीली। अब इसमें जाते समय क्या क्या आपके लिए अच्छी बात है वो समझ लीजिए। पहला तो बार बार सामने से ट्रैफिक नहीं आएगी, जिससे एक्सीडेंट की संभावना क्या होगी? कम होगी। दूसरा, सामान्य फ्यूल, मतलब 1 लीटर के फ्यूल में 40-40 किलोमीटर तक स्टीमर चली जाती है, क्योंकि घर्षण नहीं होता है, पानी में जल्दी तैरना होता है, उसको बहुत हल्की तरीके से तैरना होता है, इसलिए फ्यूल कम खर्च होते हैं, कम खर्चों में लंबी यात्रा करते हैं। तीसरा, धूल धक्कड़ से पूरी तरह से आप सेफ रहेंगे। सड़कों पर धूल धक्कड़ उड़ता रहता है, पानी से कोई धूल धक्कड़ उड़ने वाला नहीं है, इससे भी आप बचे रहेंगे। बिल्कुल जैसे सड़कों पर चलने पर गाड़ियां बहुत उछलती कूदती हैं, बहुत आपको गुड फीलिंग नहीं कराती हैं, स्टीमर आपको काफी गुड फीलिंग कराएगी। जर्की जिसे कहते हैं ना, वो नहीं नजर आएगी। तीसरा, आपको बिल्कुल आनंद फील करेगी, बहुत अच्छा से चलेगी, वो अच्छे से चलेगी, सस्ता भी अच्छा भी। जलमार्ग सस्ता भी और अच्छा भी, लेकिन अभी भारत में इसका विकास बहुत नहीं हुआ है। कुछ ही ऐसे जलमार्ग हैं जिस क्षेत्रों में भारत का परिवहन स्टार्ट हो पाया है। जैसे आपको NW1 नेशनल वाटर हाईवे इलाहाबाद से शुरू होकर और हुबली तक जाती है, हल्दिया तक जाती है, कलकत्ता तक पहुंचती है, वह मार्ग चालू अवस्था में है। इसमें कुछ लोग यात्रा करते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि एक बहुत सुंदर सा स्टीमर बना है, पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपको डिब्रूगढ़ असम तक ले जाएगी।
और एक आदमी का किराया क्या बताया था? एक आदमी का किराया 12 लाख रुपया है। खाना पीना रहना सोना उठना बैठना एंजॉय आराम सब कुछ उसमें फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन 12 लाख रुपए के लोगों को चार्ज। अच्छा है, सपने अच्छे होते हैं, क्योंकि सपने पालिए, हिम्मत इकट्ठा कीजिए, सफल हो जाइए, सारे सपनों को साकार कर ले जाइए। इंसान अगर ठान ले तो भगवान को ही पा सकता है, लेकिन अभी ऐसा इंसान नहीं आया है। लेकिन कुछ आश्चर्यचकित इंसान हैं जो आज भी इस दुनिया में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। अभी एक शादी हुई है दुनिया की, अमेजोन के सीईओ की, एमडी की, जेफ बेजोस का क्या नाम है उसका, अभी शादी किया है, 65 वर्ष में शादी किया है, दूसरी शादी है उसकी। जो लड़की है उसकी उम्र 40 वर्ष है, 45 वर्ष। दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी जा रही है। हालांकि अंबानी की शादी से कम ही खर्च हुआ है, लेकिन इटली में, अमेरिका के रहने वाले थे लोग, इटली में एक शानदार द्वीप पर आए थे शादी करने के लिए। दुनिया के बड़े बड़े और फिल्म सिटी के स्टार और दुनिया के बड़े सेलिब्रिटीज लोग भी उस शादी में शिरकत किए थे। लेकिन वो शादी में खर्चा जो भी हुआ उससे बड़ी मैं बात बता रहा हूं। उसके पहले जो उनकी शादी हुई थी, उस शादी से उन्होंने तलाक लिया है। और जब उन्होंने तलाक लिया है तो उस औरत को तलाक के बदले जो पैसा दिए हैं वह 3.5 लाख करोड़ रुपया दिए हैं। दुनिया की सबसे महंगी तलाक भी है। कितना? अच्छे सुने, एक बार मंथन भी करिएगा कितना पैसा होता है। 3.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने तलाक के वही एवज में दिया है, और तब दूसरी शादी उन्होंने किया है। वो एक शौक था जो उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार के शौक को पूरा करने के लिए अपने पैसे को पानी जैसा बहा दे रहे हैं। अभी अभी जस्ट 10 दिन पहले की शादी का है वो, आप लोग खबर पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ जरूर लीजिएगा। तो उस इटली में जो शादी हो रही थी, उस खर्चे इतने हो रहे थे कि इटली के लोग जो समाज से भी विरोध कर रहे थे, सेव जोस बैग आउट, मतलब हमारे देश में इतनी शादी इतने खर्चा मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश में खर्चों की एक परंपरा सी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप दिखावा हमारे देश में न करिए, आप अपने देश में जाइए। पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए लोग चाह रहे थे कि ये शादी हमारे देश में न हो, क्योंकि इतनी शादी खर्चीला जब हमारे देश में होगी तो हमारे देश के लोग भी इसी प्रकार की शादियां करेंगे और हमारे देश का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए आप अपने देश में जाइए। लेकिन भाई वो तो पर्यटक है ना, वो आया था, पैसा दिया था, चारों तरफ से सिक्योरिटी लग गई थी, लोग चाय चाय चिल्ला रहे थे, बाहर चिल्ला रहे थे, अंदर अपना एंजॉय चल रहा था। तो ये एक बड़ी शादी थी दुनिया की। जल मार्ग आपका एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं इससे, क्योंकि आपके सर आ गए हैं और यूपी स्पेशल की जबरदस्त क्लास चलेगी, आप उसमें बने रहिएगा। एक शानदार नॉलेज आपको मिल रही है, एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप अगर इधर आर ओ में किसी तरह से कोई बैठा होगा या बैठना चाहता होगा, फॉर्म भरा होगा, तो आप उसको जरूर से बता दीजिएगा कि अल्टीमेट आईएएस चैनल पर यूपी स्पेशल की अलग से क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो आर ओ से पहले उसको समाप्त और फिनिश की जाएगी। उसको पढ़ने के साथ यूपी पीसीएस के लिए भरे हुए लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उन्हें भी आप जरूर से बता दीजिएगा कि इस चैनल को आप फॉलो कीजिए, जिसके साथ आपको यूपी स्पेशल की बहुत सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे ढंग से कवर होते हुए आपको नजर आएगी। ठीक है ना? आप सभी क्लास लगातार कर रहे हैं, आप सबको दिल से बधाई, धन्यवाद कि आप लगातार बने हुए हैं। जिस दिन अपसेंट होंगे वो दुख की बात होती है, इसलिए अपसेंट नहीं होना है, लगातार क्लास करना है। कुछ कह रहे थे, बताइए। एक दिन होना है, देखिए पहले ही बताइए। क्या है, कुछ है क्या? ओहो, बनारस पूजा चढ़ेगा।
चलिए, पूजा भाई धर्म सबकी अपनी एक स्वतंत्रता है।